अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का चैप्टर ड्रग्स अफेक्टिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। इसका हम सबसे पहले मतलब समझेंगे कि इस वर्ड का या इस चैप्टर का जो नेम है मकसद क्या है। तो पता नाम से ही चलता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, मतलब हमारे खाना हज़म करने का जो निज़ाम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई मसला आता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम जिन मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उन सारी ड्रग्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डाउ की पीपीटी है, तो इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई हैं क्लियरली। ठीक है, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया जा रहा है मोस्ट ऑफ द GIT डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड विद मोर्टेलिटी। ज़्यादातर जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में, वो मोर्टेलिटी से रिलेटेड होते हैं। मोर्टेलिटी मतलब कि मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। या तो आप का जो खाना है वो नीचे नहीं जा रहा, हज़म नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर स्टमक में कोई मसला है, स्टमक से नीचे नहीं जा रहा, या फिर स्टमक तक नहीं पहुंच पा रहा। बहुत सारे मसले हो सकते हैं, तो मोर्टेलिटी की वजह से ज़्यादातर डिजीज़ होते हैं। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ GIT डिसऑर्डर कैन बी कंट्रोल, कैन बी यूज़फुल बाय, मतलब बहुत सारी इसमें आप क्या क्या चीज़ें करवा सकते हो अगर आपको ड्रग की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मतलब ऐसा आप क्या कर सकते हो जिसमें आपको ड्रग की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, और आप ठीक हो। तो आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो आपका GIT है उसको आप रेस्ट दे सकते हो। आप डाइट चेंज करवा सकते हो अपना, अगर आप ज़्यादा सख्त कोई चीज़ खाते हो, ठीक है, तो आप नरम चीज़ें खाना शुरू कर दें। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपको ज़रूरी है। ठीक है, न्यूट्रिशन आप चेंज करें, आप अच्छे से अच्छा खाना खाएं। एंड एलिविएशन ऑफ विज़रल पेन, और आपको जो है जो पेन है उसको कम करने की कोशिश करें। आप उसी चीज़ों से कम होंगे, मतलब आप अपना डाइट वगैरह चेंज करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो आपको ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मतलब जैसे कि आपको बताया गया है कि एपेटेंट्स, ठीक है, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग इस्तेमाल करते हैं। अगर एसिडिटी है बहुत ज़्यादा तो एंटी एसिड इस्तेमाल करते हैं। इनडाइजेशन है तो डाइजेस्टेंट्स इस्तेमाल करते हैं। वोमिटिंग है या नहीं, या बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है या वोमिटिंग नहीं हो रही, ठीक है, वोमिटिंग मतलब कराने हमें, तो फिर हम एमेटिक्स या एंटी एमेटिक्स यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिपेशन में जो है लैक्सेटिव्स यूज़ करते हैं। डायरिया में एंटी डायरल ड्रग्स और अदर डिजीज़, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। तो हर बीमारी के हिसाब से अपने अपने ड्रग्स होते हैं। अच्छा जी, इसमें कुछ 5 किस्म के ड्रग्स होते हैं जो आपके सिक्रीशंस को अफेक्ट करते हैं। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्रीशंस होते हैं, जैसे सलाइवा सिक्रीट होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है, एसिड्स स्टमक में सिक्रीट होते हैं। ठीक है, पेनक्रियास से मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस वगैरह जो है सिक्रीट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि 5 टाइप्स ऑफ ड्रग्स है जो कि इन चीज़ों को मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिक्रीशंस है उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, दैट आर यूज़फुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारे स्टमक में अगर एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, मतलब जो स्टमक के वॉल्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले इस बात के लिए कि एसिडिटी को कम किया जा सके। दूसरा ये कि जो वॉल जो है वो ख़राब हुआ है, जो अल्सर हुआ है, जो ज़ख़म हुआ है, उस ज़ख़म को ठीक करे। तो इसी तरीके के मुख्तलिफ़ ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि हिस्टामीन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम यूज़ करते हैं, या ब्लॉकर्स। एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर, ये जहाँ पे भी आ जाए तो मतलब ब्लॉक करने वाली कोई भी चीज़, ठीक है, एंटागोनिस्ट का मतलब भी ब्लॉकर होगा। ये फार्माकोलॉजी का एक टर्म है, तो पता होना चाहिए कि एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है। एंटागोनिस्ट का मतलब होगा ब्लॉक करने वाली कोई भी चीज़। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा है एंटा एसिड्स, जो एसिड के ख़िलाफ़ काम करता है।
तीसरा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये भी सिक्रीशंस को रोकता है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिक्रीशंस होते हैं उनको कम करता है। म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स क्या करते हैं कि आपका जो म्यूकोजल लेयर है आपके जीआईटी का, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको ख़राब नहीं होने देता, ठीक है। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है, इसके बारे में हम जो है आगे पढ़ेंगे हर एक के बारे में। ये 5 टाइप्स ऑफ ड्रग्स है, तो इसको एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है हिस्टामीन H2 एंटागोनिस्ट। अच्छा, अब मैंने आपको बताया हिस्टामीन H2 एंटागोनिस्ट का मैंने बताया ब्लॉकर्स, तो आप ये कह सकते हो कि हिस्टामीन H2 ब्लॉकर्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो हिस्टामीन की सिक्रीशंस को क्या करें, ब्लॉक करें, ठीक है, ब्लॉक करने वाले ड्रग्स। अच्छा, हिस्टामीन H2, हिस्टामीन की जगह आप H2 भी यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसा आ जाए है कि H2 एंटागोनिस्ट या H2 ब्लॉकर्स, तो इसका मतलब यही होगा कि हिस्टामीन ब्लॉकर्स, ठीक है। तो हिस्टामीन ब्लॉकर्स ये क्या काम करते हैं, दीज ड्रग्स ब्लॉक द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इन द रिस्पॉन्स ऑफ गेस्ट्रीन। गेस्ट्रीन एक किस्म का जो है प्रोटीन है जो स्टमक में रिलीज़ होता है और एसिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स है जब ये हम खा लेते हैं, ले लेते हैं, तो ये क्या करता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो HCl है, जो कि नॉर्मली स्टमक में रिलीज़ होता है, उसकी रिलीज़ को क्या करता है, ब्लॉक करता है। मतलब आम तौर पर हमारी स्टमक में जो है ड्रग्स रिलीज़ होते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं देता, ठीक है। लेकिन जब ये एबनॉर्मल हो जाते हैं, जब ये हद से ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, स्टमक के जो वॉल्स हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं और फिर हमें जो है मसला होता है, ठीक है। हमें खाना खाने में मसला होता है, हज़म होने में मसला होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो हिस्टामीन ब्लॉकर्स है, जो H2 ब्लॉकर्स है या H2 एंटागोनिस्ट है, ये क्या करते हैं कि HCl के प्रोडक्शन को या HCl के रिलीज़ को ब्लॉक करवाता है, ताकि HCl जो है वो रिलीज़ ना हो, स्टमक में एसिडिटी कम हो, ठीक है, और स्टमक के जो वॉल्स है वो ख़राब ना हो, ठीक है। ये इसका फार्माकोडायनामिक्स है। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब कि एक ड्रग किस तरीके से काम करता है, आपके बॉडी के ऊपर किस तरीके से अपना इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है इसका काम या फार्माकोडायनामिक्स हिस्टामीन ब्लॉकर्स का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर आखिर में ना जितने भी H2 ब्लॉकर्स होते हैं उसके आखिर में टेडीन्स आए होते हैं, मतलब जो भी ड्रग होगा उसके आखिर में टेडीन्स आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये काम किस तरीके से करते हैं कि एट द रिसेप्टर पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, ये जाके जो पैराइटल सेल है स्टमक के, जहाँ से HCl रिलीज़ होते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं, उनको बंद कर देते हैं। द ब्लॉकेज रिजल्ट्स इन इनहिबिशन ऑफ द हार्मोन गेस्ट्रिन, और जब वो उनको ब्लॉक करते हैं तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है, जिसको हम गेस्ट्रिन कहते हैं, और गेस्ट्रिन जाके HCl को रिलीज़ करवाता है। तो जब गेस्ट्रिन नहीं होगा तो जाके HCl भी रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये HCl की प्रोडक्शन को डायरेक्ट नहीं बंद करवाता, ये हार्मोन की रिलीज़ को बंद करवाता है। कौन से हार्मोन के, गेस्ट्रिन को बंद करवाता है, और फिर गेस्ट्रिन इस काबिल नहीं होता कि वो जाके HCl को रिलीज़ करवाए, ठीक है। तो ये जाके गेस्ट्रिन हार्मोन के रिलीज़ को बंद करवा देता है, और उससे क्या होता है कि गैस्ट्रिक एसिड जो है उसकी तादाद में, उसकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, और जो चीप सेल्स होते हैं वो भी लेस पेप्सिनोजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। पेप्सिनोजन भी इसी तरीके के एसिड में जो है वो काम करते हैं। तो सिंपल आप यही कह सकते हो कि जो H2 ब्लॉकर है वो जाके पैराइटल सेल पे काम करते हैं। पैराइटल सेल में एक हार्मोन होता है जिसको हम गेस्ट्रिन कहते हैं, जो कि एसिड को रिलीज़ करने में काम करते हैं। तो वो गेस्ट्रिन के प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं। जब गेस्ट्रिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो HCl भी रिलीज़ नहीं होता, और इसी तरह स्टमक में एसिडिटी बंद हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके जो थेराप्यूटिक यूज़ है, मतलब किन किन जगहों पे आप ये यूज़ कर सकते हो या किन किन जगहों पे आपको ये फ़ायदा दे सकता है। तो आपको अगर ड्यूडिनल अल्सर है, जो हमारा ड्यूडिनम है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई ज़ख़म है, कोई अल्सर हुआ है, या फिर कोई गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। वो आपको ये ट्रीट करवा के देंगे H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। दूसरा है ट्रीटमेंट एंड हाइपर सिक्योरिटी कंडीशंस।
अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस हो रही है उसकी स्पेशली एसिड्स की, ठीक है, तो उसमें आप इसको ट्रीट करवा सकते हो। स्पेशली इसमें लिखा हुआ है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें पेनक्रियाज जो है एसिड का ओवर प्रोडक्शन करवाता है। मतलब वो ख़ुद तो नहीं करवाता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज़ करता है जिसकी वजह से एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये उस सिचुएशन में अभी आप यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस या स्ट्रेस की वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के अल्सर होते हैं, ठीक है, या जीआई ब्लीडिंग होती है, एक्यूट जीआईडी ब्लीडिंग, मतलब अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई आपकी जीआईटी में, ठीक है, तो उसमें आप ये ड्रग्स यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। ये ब्लीडिंग को रोकती है एंड अल्सर जो है उसको ठीक करवाती है। ट्रीटमेंट ऑफ एरोसिव गर्ड। गर्ड आपने एएचएन में पढ़ा होगा, एक किस्म की बीमारी है जिसमें आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आ जाता है थ्रू एज़ोफेगस, ठीक है, तो उसमें भी एसिडिटी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में भी आप यूज़ करवा सकते हो H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जलन हो रही है मायदे में, हार्ट बर्न हो रहा है या एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें तो स्पेशली आप यूज़ करते हो H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। प्रिकॉशंस या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब ये होता है कि ये जो ड्रग्स है ये आप किस मरीज़ को दे सकते हो, किस को नहीं दे सकते, किस मरीज़ को आपने बहुत कम एहतियात के साथ देना है, और अगर किसी मरीज़ को नहीं देना चाहिए तो आपने क्या करना है, ठीक है। या कोई ऐसा मरीज़ है जो एलर्जिक है, ठीक है, तो बताया जा रहा है कि एनी नॉन एलर्जी इज़ अ क्लियर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। मतलब अगर किसी मरीज़ को एलर्जी है तो उसको बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। इस मतलब H2 ब्लॉकर से एलर्जी है तो बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। Conditions such as pregnancy, lactation, renal dysfunction and hepatic dysfunction should be warrant cautious use. कोई भी अगर फीमेल है, प्रेग्नेंट है, या कोई भी फीमेल जो कि बच्चे को दूध दे रही होती है, लैक्टेशन मदर होती है, ठीक है, या फिर रेनल फेलियर का कोई पेशेंट है, मतलब कोई किडनी का पेशेंट है जो किडनी सही से काम नहीं कर रही, या फिर हेपेटिक डिसफंक्शन है, मतलब लीवर का कोई पेशेंट है, ठीक है, तो ऐसे मरीज़ों में आप ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करोगे, बहुत कम इस्तेमाल करोगे, जैसे डॉक्टर बताएगा उतना ही दोगे, उतना डोज दोगे। और ज़्यादातर मतलब इन मरीज़ों में हम बहुत एहतियात के साथ ये ड्रग्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक डिसफंक्शन के साथ चल रहे हैं, एक बीमारी के साथ चल रहे हैं, तो ठीक है। तो उनके लिए ये H2 ब्लॉकर ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ कॉशियसली जो है हम यूज़ करते हैं। आपको बताया जा रहा है निज़ाटिडीन कैन बी यूज़ इन हेपेटिक डिसफंक्शन। इसमें एक ड्रग है जिसको हम निज़ाटिडीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो वो आप हेपेटिक मतलब लीवर के पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि H2 ब्लॉकर्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ठीक है। तो जीआईटी पे इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं कि आपको डायरिया हो सकता है या फिर आपको कंस्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके इफ़ेक्ट्स ये है कि आपको चक्कर आने लग जाएंगे, डिजीनेस होगी, ठीक है, हेडेक होगा, ड्राउजीनेस, वही चक्कर और सर में दर्द वगैरह, ठीक है, कन्फ्यूजन होगी, और इसके अलावा हेलोसिनेशंस होती हैं। हेलोसिनेशन मतलब कि आपको चीज़ें नज़र आने लगना शुरू हो जाएंगी जो असल में होती भी नहीं है, ठीक है। मतलब आपको सामने ऐसा कुछ नज़र आएगा कि वो होगा नहीं रियल में, ठीक है, जैसे कि फ़िल्मों में अक्सर होता है, या फिर आप ऐसा लग रहा होगा कि आप कोई सपना देख रहे हैं, ठीक है, हेलोसिनेशन इसको कहते हैं। हार्ट पे भी इसके कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट, जिसमें एरिथमियाज़ आते हैं। एरिथमिया मतलब कि आपके हार्ट का रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो धड़कता है, कभी स्लो धड़कता है, ठीक है। हार्ट बीट आपका जो है रिदम उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। हाइपरटेंशन हो गया, मतलब लो ब्लड प्रेशर में आप जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिमेटिडीन जो है, सिमेटिडीन गायनोकोमेस्टिया एंड इम्पोर्टेंस इन मेल। सिमेटिडीन हम किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं? गायनोकोमेस्टिया एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है जिसमें मेल में ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम ये सिमेटिडीन दे सकते हैं। और दूसरा जो
कंडीशन है वो भी मेल है, जिसको हम इम्पोर्टेंस कहते हैं। इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं वीकनेस को, या फिर जो सेक्सुअल वीकनेस होती है जिसमें एक मेल जो है एरेक्शन के काबिल नहीं होता, व्हेन ही इज़ अनएबल टू एरेक्ट हिज पीनस, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सिमेट्रिडीन वाले ड्रग जो है वो यूज़ करते हैं टू डिप्रेस दैट काइंड ऑफ कंडीशंस, ठीक है। तो गायनोकोमेस्टिया एंड इम्पोर्टेंस में हम सिमेट्रिडीन्स यूज़ करते हैं। अब ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन का मतलब ये कि दो ड्रग्स जब आप एक साथ देते हो, ठीक है, तो उसका एक दूसरे पर क्या असर होता है। अगर आप H2 ब्लॉकर्स देते हो किसी और ड्रग के साथ मिल के तो क्या होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिडीन, फेमोट्रिडीन, रेनिटिडीन एंड मेटाबॉलिज इन द लीवर, ये जो है लीवर में मेटाबॉलिज होते हैं। लीवर में मतलब ये जाके हल होते हैं, फिर पूरे बॉडी में वो लीवर से जाके फैलते हैं, ठीक है। दे कैन कॉज स्लोविंग ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अदर ड्रग्स लीडिंग टू दियर इंक्रीज कंसनट्रेशन। ये क्या करते हैं कि अगर आपने इसके साथ कोई और ड्रग ली और साथ में ये भी ले लिए सिमेट्रिडीन, फेमोट्रिडीन, ठीक है, तो ये जाके क्या करते हैं कि जो बाकी ड्रग्स आपने लिए हैं उनकी इफ़ेक्ट को कम करते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने जो काम करना था उसके काम के एबिलिटी को, ताकत को कम करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा मकदार में होते हैं या फिर इनका असर ज़्यादा होता है। तो अगर ये जाके किसी और ड्रग के साथ मिल जाते हैं तो उनका काम कम करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दीज ड्रग्स कैन इंटरैक्ट विद सिमेट्रिडीन, मतलब ये जो ड्रग्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये सिमेट्रिडीन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिसमें एंटीकोगुलेंट्स आते हैं, फेनाटाइन आते हैं, अल्कोहल, फिर एंटी डिप्रेसेंट वगैरह अगर आप यूज़ करते हो और उसके साथ आप सिमेट्रिडीन लेते हो तो सिमेट्रिडीन क्या करता है कि इन ड्रग्स के इफ़ेक्ट को कम करता है, ठीक है। अच्छा जी, नर्सिंग कंसिडरेशन, मतलब जब भी आप किसी पेशेंट को H2 ब्लॉकर्स देते हो तो आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है कि एडमिनिस्टर द ड्रग विद मील्स एट बेड टाइम टू इंश्योर द थेराप्यूटिक लेवल। जब भी आप सोने जा रहे हो तो उससे पहले, या पेशेंट अगर सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले आपने ये ड्रग देने। 1 आवर आफ्टर एंटा एसिड्स, अगर आप साथ में एंटा एसिड्स भी खाते हो, एंटा एसिड जो है वो हम एसिडिटी को कम करने के लिए खाते हैं, ठीक है। तो उससे 1 घंटे बाद आपने ये वाला ड्रग देना है, मतलब एंटा एसिड के साथ आपने H2 ब्लॉकर्स नहीं देने, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एंटा एसिड के इफ़ेक्ट को कम करता है, ठीक है। तो अगर आपने एंटा एसिड के साथ ये ले लिया तो फिर एंटा एसिड अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने पहले एंटा एसिड ले लिया, 1 घंटा आपने वेट किया ताकि वो अपना काम शुरू करें और अपना इफ़ेक्ट ज़ाहिर करें, अपना काम करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप ये H2 ब्लॉकर्स देंगे पेशेंट को। दोनों एक साथ आप नहीं देंगे, अगर दोनों आपने एक साथ दे दिए तो एंटा एसिड का जो इफ़ेक्ट होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा, वो इस काबिल नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ ही आपने H2 ब्लॉकर्स दे दिए और वो एंटा एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है तो काम नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड यूज़ फॉर द लेंथ ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब, और आपने पेशेंट को इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है कि आपने कितने टाइम तक ये खाना है, ठीक है, और आपने किन किन चीज़ों का इसमें ख्याल रखना है। तो ये नर्सिंग कंसिडरेशन है या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। स्पेशली MCQs के हवाले से जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है, और नर्सिंग कंसिडरेशन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, और स्पेशली ये कि जो भी ड्रग है किस मरीज़ को आप दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते, इसका काम, मेन जो फंक्शन होता है, जैसे कि एंटासिड्स का अगर मैं बताऊं तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एंटा एसिड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि नर्सिंग कंसंट्रेशन में क्या चीज़ें शामिल है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो H2 ब्लॉकर है या जो एंटा एसिड्स है ये हम किस पेशेंट को दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एंटा एसिड हम एक रेनल डिसफंक्शन वाले पेशेंट को दे सकते हैं या फिर एक प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से MCQs आते हैं पेपर में, तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग कंसिडरेशन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताया जा रहा है, जैसा कि मैंने बता दिया कि ये आपके हार्ट के रिदम को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको बताया जा रहा है कि मॉनिटर द कार्डियोवास्कुलर स्टेटस स्पेशली इफ द ड्रग आर गिवन
आईवी, अगर आप आईवी के थ्रू देते हो H2 ब्लॉकर्स, ठीक है, तो फिर आपने कार्डियोवास्कुलर स्टेटस को देखना है, मॉनिटर करना है कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रही, या टेकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया में तो पेशेंट नहीं जा रहा, ठीक है। इसके अलावा वार्न पेशेंट ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज ड्रग कंसंट्रेशन इफ द H2 ब्लॉकर्स आर यूज्ड विद अदर ड्रग्स और OTC ड्रग्स। आपने पेशेंट को ये भी बताना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हो, ठीक है, H2 ब्लॉकर्स या किसी और ड्रग के साथ लेते हो, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे ड्रग के साथ यूज़ करते हो जो आपने OTC ली है। OTC मतलब ओवर द काउंटर, ऐसा ड्रग जो कि आपने जाके ख़ुद स्टोर से ले लिए, मेडिकल स्टोर से, आपको जो है डॉक्टर ने नहीं बताया, आपने जैसे पेनाडोल लेते हैं या कोई और ज़ख़म के लिए कोई भी चीज़ लेते हैं, ठीक है, तो आपने जाके स्टोर से ले लिया और उसके साथ ही आपने H2 ब्लॉकर्स ले लिए, ठीक है, तो आपको मसला हो सकता है। तो आपने इस बारे में पेशेंट को बताना है कि आपने इसको किस टेबलेट या किस मेडिसिन के साथ लेना है, किसके साथ नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको बताया जा रहा है प्रोवाइड कंफर्ट मेजर लाइक एनाल्जेसिक्स एंड फॉर हेडेक। अगर उसको हेडेक है तो आपने एनाल्जेसिक्स देने हैं जो कि आराम के लिए यूज़ होते हैं। असिस्टेंस विद एम्बुलेशन एंड सेफ्टी मेजर्स फॉर कन्फ्यूजन बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जो अगर वो कंफ्यूज हो रहा है तो आपने उसका ख्याल करना है, उसको एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, ठीक है। वार्न द पेशेंट टेकिंग सिमेटिडीन दैट ड्राउजीनेस may pose a hazard of driving or operating delicate machines, ठीक है। मतलब अगर आप सिमेटिडीन लेते हो और आप उस दौरान कोई काम कर रहे हो या फिर आप ड्राइविंग करते हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आपको चक्कर आने लग जाएंगे, तो फिर आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर ड्राइविंग करते हो, ठीक है, और आपने सिमेटिडीन ली है तो आपको क्या होगा कि आपको चक्कर आने लग जाएंगे, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी मसला आ सकता है। तो ये आपने पेशेंट को बताना है कि किस सिचुएशन में आपने ड्रग्स यूज़ करने हैं, ठीक है। फिर आपने हेल्थ टीचिंग, ये तो आपने करना है कि कितना डोज लेना है, कितना फ्रीक्वेंसी, कितना टाइम लेना है, दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा, ठीक है, या कितने जो है वो, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आए तो आपने क्या करना है, अगर आपसे कोई चीज़ नहीं बर्दाश्त हो रही तो फिर आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट को बतानी है, ठीक है। ऑफ सिस्टम ऑफ अल्सर, हार्टबर्न एंड गर्ड, अगर इसके अलावा मरीज़ को कोई अल्सर की जो है सिम्टम्स है, हार्टबर्न हो रहा है या फिर कोई गर्ड है, ठीक है, तो उसके सिम्टम्स को आपने रिलीफ़ करना है। रिलीफ़ मतलब उसके सिम्टम्स को आपने ट्रीट करना है और पेशेंट की तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास है हमारे GIT के ड्रग्स में, दैट इज़ कॉल्ड एंटासिड्स। और एंटासिड जो है ये एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जिसको हम एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको बताया जा रहा है दीज आर द ड्रग्स आर इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर ईयर्स टू न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे स्टमक में मुख्तलिफ़ किस्म के नहीं बल्कि एक ही ड्रग या एक ही एसिड रिलीज़ होता है जिसको हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आम तौर पर वो हमारे ख़ुराक को हज़म करने में हेल्प करता है और जो भी हम चीज़ें खाते हैं तो उसको जब हमारे स्टमक में वो पहुंच जाता है, ठीक है, तो एसिड रिलीज़ होके उसकी मतलब जो डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो एंटासिड्स हम बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहे हैं एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। मतलब जब भी हमारे स्टमक में एसिड की तादाद ज़्यादा हो जाती है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जब ज़्यादा मकदार में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं ताकि उस एसिड का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो और वो न्यूट्रलाइज़ मतलब कि वो एक नॉर्मल वे में आ सके, ठीक है। तो हम एंटासिड यूज़ करते हैं। आई होप कि इसका आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से एंटासिड्स होते हैं या क्या काम करते हैं। अब इसके कुछ ड्रग्स हैं जो कि आप ओवर द काउंटर ले सकते हो। ओवर द काउंटर का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मतलब आप वैसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम साल्ट्स आते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम साल्ट्स जिसको हम कार्बोनेट कहते हैं, मैग्नीशियम साल्ट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या मेगाल्ड्रेट है, ठीक है, एल्यूमिनियम एल मैग्नीशियम कम्बिनेशन। मतलब ये कुछ फार्मूलाज है ड्रग्स के, ठीक है,
ये ड्रग्स आप ओवर द काउंटर ले सकते हो एज एंटासिड्स, ठीक है, मतलब आप एंटासिड्स के थ्रू ये एज अ एंटासिड ये इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये क्या करते हैं कि आप या तो ओरली लेते हो, ठीक है, दीज एजेंट्स, बल्कि मुकम्मल ओरली लेते हो, टेकन ओरली एंड एक्ट लोकली इन द स्टमक। हम ओरली लेते हैं जाके और ये स्टमक में अपना काम करते हैं। ये इसका फार्माकोकाइनेटिक्स है, मतलब किस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो काम करती है इस ड्रग के ऊपर। अगर इसके फार्माकोडायनामिक्स के बारे में पढ़े तो ये क्या काम करते हैं कि हमारे ड्रग के नहीं सॉरी स्टमक के पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं। जो एसिडिक पीएच है ना, आमतौर पर पीएच 1 to 14 होता है, जिसमें 7 जो है वो न्यूट्रलाइज है, मतलब नॉर्मल है। अगर 7 से नीचे आता है तो वो एसिडिक में चला जाता है, अगर 7 से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12 में चला जाता है तो वो अल्कलाइन होता है, ठीक है, या बेसिक होता है। अगर 7 से नीचे है 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस रेट में है तो वो फिर एसिडिक होता है। तो स्टमक के एसिडिटी को या पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, दे डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, मतलब ये जो इफेक्ट है, जो सिक्रीशन है, मतलब एसिड अपने मकदार से रिलीज़ हो रहे हैं, वो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इसका काम ये है कि जो एसिड रिलीज़ हो रहे हैं उसके पीएच को ये न्यूट्रलाइज करें, ठीक है, ज़्यादा एसिडिक ना रखें, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्माकोडायनामिक्स में आता है कि पीएच न्यूट्रलाइज करता है एसिड का, ठीक है। इसके अलावा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटासिड में कॉज एन एसिड रीबाउंड। ये क्या करता है, एसिड रिबाउंड का मतलब ये होता है कि जब आपने ये ड्रग लेना बंद कर दिया तो फिर से ऐसा हो सकता है कि ड्रग जो है एसिड जो है बहुत ज़्यादा मकदार में सिक्रीट होना शुरू हो जाए, या उसका पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक फिर से हो सकता है। तो एसिड रिबाउंड ये करवा सकते हैं, ठीक है, ये एक ड्रग एक्शन है। न्यूट्रलाइजिंग द स्टमक कंटेंट टू एन अल्कलाइन लेवल स्टिमुलेट गेस्ट्रीन प्रोडक्शन टू कॉज एन इंक्रीज इन एसिड। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपने ज़्यादा एंटासिड ले लिए तो फिर वो पीएच को न्यूट्रलाइज करने के बजाय ज़्यादा अल्कलाइन में वो लेके जाते हैं, मतलब 7 पे लेके आने के बजाय 8, 9, 10 पे लेके जाते हैं, ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है। तो फिर उस सिचुएशन में क्या होता है कि गेस्ट्रीन रिलीज़ होता है, और गेस्ट्रीन किस चीज़ का काम करते हैं, एसिड को सिक्रीट करने का काम करते हैं। एक हार्मोन है गेस्ट्रीन जो कि हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है, ठीक है। तो वो इसका काम ये है कि एसिड की प्रोडक्शन करना है, एसिड की सिक्रीशन करना है। तो जब एंटासिड हम ज़्यादा लेते हैं और हमारे स्टमक के अंदर जो है पीएच अल्कलाइन चला जाता है, ठीक है, 7 से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर गेस्ट्रीन रिलीज़ होता है, और गेस्ट्रीन का ये काम है कि एसिडिटी को दोबारा जो है वो सिक्रीट करे, एसिड को सिक्रीट करने का काम करता है। और ये क्या करता है कि स्टमक को फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल एसिडिक स्टेट में लेके आता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब इसका जो थेराप्यूटिक इंडिकेशन है वो ये है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ टू ऑफसेट स्टमक एसोसिएटेड विथ हाइपर एसिडिटी, मतलब किस सिचुएशन में आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो आप ये ले सकते हो, आप उसको मतलब इससे वो ट्रीट करवा सकते हो। हाइपर एसिडिक कंडीशन में ले सकते हो, लाइक आपको कोई पेप्टिक अल्सर है, गेस्ट्राइटिस है, या एजोफेजाइटिस है, ठीक है, या हाइटल हर्निया है, तो इन सिचुएशन में आप ये ड्रग यूज़ कर सकते हो। स्पेशल यूज़ ऑफ एम्फोजेल, जो कि जिसका फार्मूला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, फॉस्फेट के साथ ये बाइंड होता है। तो इन सिचुएशन में आप ये थेराप्यूटिक इंडिकेशन है, मतलब इन सिचुएशन में आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रिकॉशंस पे कि कब कब आपने एहतियात के साथ यूज़ करना है। तो सबसे पहले हर ड्रग में एक आता है एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। किसी मरीज़ को किसी भी ड्रग से एलर्जी है तो वो आपने नहीं देना है, एलर्जी सबसे पहले आएगा। कॉशन शुड बी इंस्टीट्यूट इफ़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेस। अगर किसी बंदे को इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, मतलब एसिडिटी और अल्कलाइन वाले सिचुएशन में वो बार बार आता है, कभी अल्कलाइन सिचुएशन में है, कभी एसिडिक सिचुएशन में है, ठीक है, तो उसमें आपने एहतियात के साथ यूज़ करना है, ठीक है। या रेनल डिसफंक्शन है, वहीं पर से आ गया, या जीआई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका जो है जो जीआईटी है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप ये
एंटा एसिड जो है वो बहुत कॉशियसली यूज़ करते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ रेयरली यूज्ड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हम बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये ज़्यादातर सिस्टमिक हो जाता है, मतलब पूरे सिस्टम में फैल जाता है और उसी तरीके से फिर पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ यूज़ करते हैं। अगर ये पूरे सिस्टम में चला गया तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवा देगा, मतलब आपके पीएच को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा, 7 से ऊपर लेके जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12 में या 14 तक लेके जा सकता है। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवा सकता है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके नर्सिंग कंसिड्रेशन पे कि एज ए नर्स आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर टू एलिविएट कंस्टिपेशन एसोसिएटेड विद एल्यूमिनियम। आपने जैसा कि हमने इसके कंट्राइंडिकेशन में पढ़ा या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हमने पढ़ा कि ये आपको डायरिया करवा सकता है या फिर कंस्टिपेशन करवा सकता है। तो आपने देखना है कि मरीज़ को डायरिया या कंस्टिपेशन तो नहीं हो रही। अगर ये हो रहा है इस ड्रग के लेने की वजह से, तो फिर वो आपने कंफर्ट प्रोवाइड करना है, उसको एलिवेट करना है, ख़त्म करने की कोशिश करना है। ठीक है, इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट देने हैं कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कंफर्ट मेजर और पेशेंट्स रिस्पांस। साइड इफ़ेक्ट जो है वो आपने देने हैं, देखने हैं। ठीक है, पेशेंट्स रिस्पांस टू मेडिकेशन एंड इफ़ेक्टिवनेस, और ये देखना है कि पेशेंट पे ड्रग का कितना असर हो रहा है, कितना वो ठीक हो रहा है, कितना जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट का असर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होगी। ठीक है, इसके अलावा असर कितना आ रहा है वो आपने देखना है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि डिक्रीज सिम्टम्स ऑफ अल्सर एंड पायरोसिस। पायरोसिस जो क्या है, ये सेकंड नेम है हार्ट बर्न का, मतलब जलन हो रही हो, ठीक है, मैदे में। ठीक है, तो उसको हम पायरोसिस कहते हैं। तो आपने देखना है कि जो भी अल्सर था या पायरोसिस जो पहले से था उसके सिम्टम डिक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। डिक्रीज़ फॉस्फेट लेवल जिसको हम एम्फोजिल देते हैं। ठीक है, तो एम्फोजिल आपने पेशेंट को दे दिया तो उसमें जो है वो फॉस्फेट लेवल कम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई बंदा स्पेशली रेनल फेलियर के साथ है, मतलब कोई किडनी का पेशेंट है और उसको आपने एम्फोजिल के जो ड्रग है वो दे दिए, ठीक है, तो फिर आपने उसका फॉस्फेट लेवल चेक करना है कि कम हो रहा है या नहीं कम हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, लेकिन ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में। अभी पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड फार्माकोलॉजी में हम कम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये समझ में आने वाली चीज़ें होती हैं, आपने इसको समझना होता है। एक साथ पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसके सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ऑल अबाउट द एंटा एसिड्स इन H2 ब्लॉकर्स या H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।